इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिस इलेक्ट्रोस्टेट का, जिसमें हम कुछ इलेक्ट्रोस्टेट का कुछ बेसिक पार्ट देखे थे। आज उसी का हम कुछ आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है ना कि अगर किसी बॉडी में, यदि किसी बॉडी से, इसका डेफिनेशन देखो क्या होता है, किसी वस्तु का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश का ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही नष्ट होता है, ठीक है। ये जो चार्ज होता है ना क्यू, ये जो चार्ज होता है आवेश, ये नहीं तो उत्पत्ति किया जा सकता है, नहीं तो उत्पत्ति किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। बस इसको ना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे अगर इस बॉडी से एक बॉडी है तो इसमें से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मेन फंडा, ठीक है। तो इसे समझ गए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक ग्लास रोड है, सपोज दैट एक ग्लास रोड है और एक रेशम का फोर है, मतलब रेशम का धागा है, ठीक है। ये दोनों को आपस में हम रब किए, ठीक है। तो इसका जो कुछ चार्ज होता है ना, निकल कर ना ये धागा में आ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो रोड होगा ना ये धनावेशित होगा। पहले बता चुके थे कि जिसमें आवेश निकलता है, जिससे आवेश निकलता है उसे धनावेशित कहा जाता है, और जिसमें आवेश की ग्रहण होता है, मतलब ज्ञान करता है जो आवेश का, उसे ऋणावेशित कहा जाता है। तो ये धनावेशित हो गया, ठीक है। और इस सिचुएशन में ये ऋणावेशित हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण, ठीक है। सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण, इसका हिंदी है सतत आवेश वितरण। यदि किसी पदार्थ पर आवेश को एक रूप में फैलाया जाए तो इसे सतत आवेश वितरण कहा जाता है। सपोज दैट ये पदार्थ है, अगर इसमें आवेश हम प्लस की यू मतलब यूनिफॉर्मली एक रूप से, समान रूप से अगर इस पदार्थ में हम आवेश को फैलाएं तो इसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है वितरण विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, कुछ भी हो सकता है। 3 प्रकार के होते हैं, वन डायमेंशन एक विमीय, वन डायमेंशन, सेकंड है 2 डायमेंशन, द्विविमीय, थर्ड है 3 डायमेंशन, त्रिविमीय, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार की होती है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आवेश का वितरण एक रेखा में हो, सपोज दैट एक आवेश है, एक रेखा है, यदि आवेश का वितरण एक रेखा में हो तो इसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, यदि आवेश का वितरण एक रेखा पर हो तो उसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। सपोज दैट प्लस क्यू है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम चार्ज को, एक रेखा में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और सेकंड इसकी का है, इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है।
इकाई लंबाई पर इस पर जितना आवेश उपस्थित रहेगा ना, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, यदि आवेश का वितरण एक रेखा में हो तो इसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और डेंसिटी क्या कहता है कि इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इस पर जितने भी आवेश उपस्थित है ना, उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। इसका एक फॉर्मूला आता है, अगर सपोज दैट ये एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी लंबाई एल, इस पर प्लस क्यू चार्ज उपस्थित रहेंगे, प्लस क्यू चार्ज उपस्थित रहेंगे। अगर इसकी टोटल लंबाई को हम एल मानते हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एल लंबाई पर उपस्थित आवेश, एल लंबाई पर उपस्थित आवेश क्यू है, इसलिए एक लंबाई पर उपस्थित आवेश क्यू आई एल। ठीक है, तो लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को ही चार्ज ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक जो होगा, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हो कूलॉम पर मीटर, क्योंकि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम, एल का लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, इसलिए कूलॉम पर मीटर इसका एसआई मात्रक हो गया। ठीक है, इसमें नोट आउट करना, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, और इसकी बीमा जो हो जाएगा, अब देखो बीमा का मूल क्या होता है, फंडामेंटल एम एल टी। ठीक है, मास, लंबाई, समय। ठीक है, तो इसमें देखा जाए मास तो है नहीं, तो एम जीरो हो जाएगा, एम की पावर जीरो हो जाएगा। एल है, अगर ये ऊपर आएगा तो एल इनवर्स, यानी कि एल इनवर्स लंबाई इनवर्स हो जाएगा टी। और इसका देखा जाए क्या हो जाएगा, इसका बीमा क्या होता है, इसका बीमा हो जाएगा आई टी, पहले बता चुके हैं। अब इसका बीमा आई टी होता है, तो ये हो जाएगा बीमा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, बीमा यही होता है, एम पावर जीरो एल माइनस वन आई टी। ठीक है, आइए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल बना के देखते हैं। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या लिख रहा है, एक वृत्ताकार रिंग जिसकी त्रिज्या आर है, इसके सतह पर क्यू आवेश दिया जाता है, तब लीनियर चार्ज डेंसिटी का मान क्या होगा। ठीक है, हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सपोज दैट एक वृत्ताकार रिंग है, कुछ इस प्रकार का होगा वृत्ताकार रिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसकी सतह पर क्यू आवेश दिया जाता है, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है। ठीक है, प्लस प्लस भर जाएगा हर जगह, प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है। इसकी त्रिज्या क्या बता रहा है, आर, कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला हम बताए थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर इसकी एल देखा जाए तो रिंग की जो लंबाई होती क्या हो जाएगा, या फिर कह सकते हो परिधि, एल परिधि मान सकते हो, परिधि डायमीटर, तो इसका 2 पाई आर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल का वैल्यू रख दो, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई क्यू अपॉन 2 पाई आर। बस हो गया, यही तो है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो सेकंड हम आते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो डेफिनेशन होता है कुछ इस प्रकार का होता है, जब आवेश का वितरण द्विविमीय हो तब इसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, और इकाई क्षेत्रफल वाले किसी चालक पर उपस्थित आवेश का सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये क्षेत्रफल है, इसे प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, सारे में प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, पूरे क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, और एक चीज़ और, इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा द्वारा, कुछ इस प्रकार से सिग्मा लिखा था, द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन
देखा जाए फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, तो सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए, है ना, इसका एरिया हो जाएगा ए, सतह का क्षेत्रफल, सतह पर दी गई आवेश कौन, दी गई आवेश क्यू, ठीक है। तो ए क्षेत्रफल पर दी गई आवेश क्यू, ए क्षेत्रफल पर दी गई आवेश क्यू, इसलिए एक क्षेत्रफल पर दी गई आवेश क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला होता है, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, अगर इसका ऐसा मात्रक पूछा जाए, पूछता है ये ऑब्जेक्टिव में कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर एरिया का, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखा इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन जो होता है कुछ इस प्रकार का, यदि आवेश का वितरण त्रिविमीय हो तब उसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और इसका डेंसिटी क्या होगा, इकाई आयतन वाले किसी चालक पर जो आवेश उपस्थित होता है उसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है, कुछ इस प्रकार से रो लिखाता है। इसका ऐसा मात्र क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। विस्कल टू आयतन, वी आयतन वाले किसी चालक पर उपस्थित वी आयतन वाले किसी चालक पर उपस्थित आवेश क्यू है, इसलिए रो इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी। तो यही तो होगा। तो इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा मात्रक अगर निकालना चाहोगे तो इसका तो कूलॉम पर मीटर क्यू, ठीक है। वॉल्यूम का तो एम क्यू होता है, ठीक है। आवेश की जो उत्पत्ति होती है ना, आवेश की उत्पत्ति जो होती है वो इंडक्शन के कारण उत्पन्न होता है, मतलब वही कह सकते हो रगड़ के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। उत्पन्न होने वाले आवेश, एक तो ऐसा भी यंत्र होना चाहिए कि आवेश उत्पन्न हुए थे कितना आवेश उत्पन्न हुआ है, हाँ, कितना आवेश एक से दूसरे में ट्रांसफर हुआ है। तो एक ऐसा यंत्र होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कितना कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो मूल रूप से अब हम पढ़ेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आता है कूलॉम के नियम, है ना, कूलॉम्स लॉ। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कूलॉम के नियम, ठीक है। दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान को बताने के लिए कूलॉम एक अच्छे साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक नियम दिया कि दो आवेशों के बीच कितना फोर्स लगता है, एक दूसरे के आकर्षण हो विकर्षण हो, तो उनके मान को बताने के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया। तो देखें इनका नियम क्या है, कूलॉम के नियम, ठीक है। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके दूरी के बीच के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख के समझाते हैं कि समझ नहीं पाओगे ना। देखो उनके जो नियम थे इस प्रकार थे, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सपोज दैट एक आवेश ये है, इससे कुछ आर दूरी पर प्लस Q2 Q2, ठीक है, प्लस Q1 और Q2 रखा हुआ है। दो आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से आर दूरी पर रखा गया। इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल मानते हैं F है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार क्या बता रहे हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि जो बल होगा F समानुपाती है Q1 इंटू Q2 को। ये क्या होगा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और क्या बता रहा है, समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी की व्युत्क्रमानुपाती, ये बीच के दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्स, है ना। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समीकरण सेकंड है, ठीक है। ये व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट हम समीकरण सेकंड से चलने पर क्या हो जाएगा, F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r², ये तो होगा ना। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर की आएगा, F इज
इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे के क्या है, के कांस्टेंट है, ठीक है। सीजीएस के मात्रक में के का मान, सीजीएस मात्रक में अगर देखा जाए, सीजीएस मात्रक में के का वैल्यू जो होगा 1 होगा, तो इस कंडीशन क्या होगा, एफ इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एसआई मात्रक में के का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एसआई मात्रक में जो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान। तो मेन रूप से ये हमारा कूलॉम के नियम होता है, और जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी होता है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कूलॉम के भी नियम है, जिससे कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा कूलॉम का नियम है, ये जो प्रूफ होता है। न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ना, ये वाला फोर्स कितना होगा, G=m1, मास के पीछे लगता है तो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोनों सेम है, देखा जाए तो दोनों सेम है। जी का वैल्यू वहाँ पर अलग होता है, फिर के का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे भी ये समानुपाती कांस्टेंट है, ये यहाँ पे भी समानुपाती कांस्टेंट है, ठीक है, समानुपाती कांस्टेंट। ये जो फोर्स लगता है एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात में, दो आवेशों के बीच जो फोर्स लग रहा है निर्वात में, ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात, ठीक है। और यहाँ पर अगर एप्सिलॉन आर आ जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन आर आ जाएगा, तो मीडियम हो जाएगा। किसी मीडियम में जो फोर्स लग रहा है उसका मतलब होता है मीडियम। इसको पढ़ा जाता है परमेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस। अगर एप्सिलॉन आर आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा इस प्रकार का, तो इसको पढ़ा जाएगा परमेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट को, ठीक है। तो थैंक यू, आज हम कूलॉम तक ही रखेंगे और आगे का वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके।